हेलो। ऑडियो क्लियर है? स्क्रीन विजिबल है? यस। यस ओके सर। सर। ओके ओके। ओके। सो आई थिंक आ गए सभी लोग। यस सर। नहीं, अभी सभी लोग नहीं है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। म्यूट कर लीजिए सभी लोग। तो लास्ट हम लोगों ने हब के बारे में देखा था और स्विच के बारे में देखा था। ओके। हब स्विच हमारा हो गया था। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज राउटर। ओके, व्हाट इज राउटर एंड कैसे ये फंक्शन करता है या क्या बेसिक वर्क है। तो बेसिकली राउटर इज लेयर 3 डिवाइस। मैं एक बार देख लूं किसी का पेंडिंग मैसेज तो नहीं है। सो बेसिकली राउटर, it is layer 3 device. Okay. Layer 3 means network layer device as per OSI model. Okay. So basically router forward the data packets in between different networks. So with the help of router we can connect, or we can uh, like share data in between multiple devices. Okay, or हेलो। multiple networks. हेलो। हाँ सर, ये बैकग्राउंड ब्लैक कर सकते हैं, आप कल किया था वैसे। दिक्कत होती है थोड़ा सा। अपने एंड से आप उसको वो करेंगे तो भी वाइट दिख रहा है। हाँ, अभी वाइट ही दिख रहा है बैकग्राउंड, अगर आप ब्लैक कर सके तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, अब देखेंगे अभी, है ना। ठीक है, पूरा कोई बात नहीं, सिस्टम अगर अभी वो हो होगा। सके तो। ना ना, कोई बात नहीं, ठीक है, चलेगा। ओके क्योंकि कल क्या ब्लैक था ना, इसलिए। ओके। तो राउटर की हम लोग बात करें, इट इज़ लेयर 3 डिवाइस एंड लेयर 3 मीन्स नेटवर्क लेयर डिवाइस होता है एज पर OSI मॉडल। एंड इट फॉरवर्ड द डेटा पैकेट इन बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। मीन्स राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो डिफरेंट नेटवर्क को डेटा शेयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लाइक अगर अभी करंट में मैं बात करूं, जैसे मैं एक सिस्को राउटर यहाँ पर ले लेता हूँ, एक नॉर्मल राउटर की भी हम लोग बात कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल दिस इज द सिस्को राउटर। ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस राउटर वी कैन सेंड एंड रिसीव द डेटा इन बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। ओके, ये और एक एडवांस राउटर है ये। लाइक टू डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट कराने का वर्क करता है। फॉर एग्जांपल अभी हमारा जो सिस्टम है वो आपके लैपटॉप, आपके मोबाइल या कहीं से भी एक्सेस हो रहा है ड्यू टू राउटर। कहीं ना कहीं राउटर या ये सारी डिवाइसेस हैं जो कि हमारे डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करवाने में, बेस्ट रूट डिसीजन में हेल्प करते हैं। राउटर के बहुत सारे फंक्शन हैं, मल्टीपल फंक्शंस है राउटर के। ओके। बेसिकली राउटर यूज आईपी एड्रेस फॉर डेटा कम्युनिकेशन। ओके यार, आईपी बेस्ड नेटवर्क डिवाइसेस को बोलते हैं। यानी कि ये आईपी का स्विच हमारा क्या इस्तेमाल करता था डेटा सेंड और रिसीव करने के लिए? मैक एड्रेस एंड होस्ट मैक एड्रेस। होस्ट एंड पोर्ट।
यस, मैक एड्रेस एंड पोर्ट डिटेल्स। तो स्विच फॉरवर्ड क्या करता है, वो फ्रेम को फॉरवर्ड करता है, फ्रेम फॉरवर्डिंग। स्विच पर क्या होता है, फ्रेम फॉरवर्डिंग। बट जो राउटर होते हैं, राउटर्स यूज आईपी एड्रेसेस, वर्क्स ऑन लेयर 3 डिवाइस, sorry, layer 3 as per OSI model, and it uses like our router manage पैकेटाइजेशन बोल सकते हो आप, राइट। मीन्स इट सेंड द पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। तो राउटर आईपी का इस्तेमाल करता है, पैकेट्स वगैरह सेंड करता है और डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करवाने का काम करता है। ओके, राउटर यूज और यूसेस routing table to decide the best path to send and receive the data, right। राउटर का एक और फंक्शन होता है कि राउटर एक बेस्ट रूट डिसीजन मेकिंग का काम करता है। जैसे अगर मुझे इंडिया से, अभी मैं मान लिया कि अपने दिल्ली साइड हूँ और मुझे दिल्ली साइड से सेंड करना है कोई पैकेट यूएसए किसी सर्वर को, तो यूएसए और दिल्ली के बीच में बहुत सारे राउटर्स, बहुत सारे नेटवर्क होंगे जो एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे होंगे। तो राउटर का काम क्या होता है कि दिल्ली टू बेस्ट बात। यूएसए के, हाँ, दिल्ली टू यूएसए के बीच में जितने भी नेटवर्क्स, राउटर्स और ये सारी डिवाइसेस अवेलेबल हैं जिनसे कनेक्शन हमारा वहां तक जा रहा है, उन सभी के साथ कांटेक्ट करके एक बेस्ट रूट डिसाइड करना और उस बेस्ट रूट से पैकेट को सेंड करने का काम करता है। प्रैक्टिकल के साथ हम लोग ये आगे देखेंगे। तो बेस्ट रूट डिसीजन मेकिंग हम लोग डिवाइस इसको बोल सकते हैं। ओके, एंड देर आर लाइक इट प्रोवाइड डेटा सिक्योरिटी। डेटा की सिक्योरिटी ये मेंटेन करता है। मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई भी डेटा एक्सेस कर सकता है। राउटर कुछ टैग्स इस्तेमाल करता है या बहुत सारे सिक्योरिटी पॉलिसीज पर वर्क करता है, जैसे वीपीएन की टेक्नोलॉजी हो गया, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन हो गया, या अदर फायरवॉल लेवल की सर्विसेज हो गया, एसीएल पॉलिसीज हो गए। ठीक है, तो स्पेसिफिक हम डिफाइन कर सकते हैं अपने नेटवर्क या अपने राउटर को कि किस तरीके का कम्युनिकेशन वो हैंडल करे। तो एक सिक्योर डिवाइस है, लेयर 3 डिवाइस है, पैकेट को ट्रांसफर करता है, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क कनेक्ट करता है, बेस्ट रूट सेंड करने का, सॉरी, बेस्ट रूट डिसीजन का काम करता है। ओके, क्लियर है। तो दो तरीके के बेसिकली राउटर आपको मिलते हैं। ये तो हमारा एक वायर्ड राउटर है, मतलब नॉर्मली ये बड़ी बड़ी कंपनी या फिर जहाँ पर हमें मैनुअली राउटिंग को इन्फ्लुएंस करना होता है, उन सब जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। बट यस, यहाँ पर हमारे पास कुछ वायरलेस राउटर होते हैं जो कि हर घरों में आपने देखा होगा, इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये लगे होते हैं इस तरीके के राउटर। ओके, ये नॉर्मली वायरलेस राउटर हैं। और वायरलेस राउटर का मतलब ये है कि ये भी सारा काम वही करता है, बट देर इज लिमिटेड फीचर इन वायरलेस राउटर और दीज आर द बेसिक्स राउटर। ओके, ये 1000, 1200, 1500 मीन्स एज पर इंडियन करेंसी इट विल बी अवेलेबल at the cost of approx 100, सॉरी, 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, 700-800 रुपये में भी एक डिवाइस आपको मिल जाएगा। बट दिस इज द कॉस्टली डिवाइस। ओके, मोर देन लाख रुपीज यू कैन पे टू परचेज दिस डिवाइस। ये लाखों करोड़ों में डिवाइसेस ये अवेलेबल होते हैं। तो एक एडवांस राउटर है, इसमें आप मैनुअली जैसा चाहे वैसा कॉन्फ़िगरेशन और सारी चीज़ें कर सकते हो। बट यस, यू कैन मैनेज डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स इन वायरलेस router also. Okay, like you can manage a NAT in this particular router, you can manage VPN level security in this router, you can manage wireless filter। ओके, अब वायरलेस फिल्टर यहाँ पर मैनेज कर सकते हो, मीन्स किस डिवाइस को एक्सेस करना है, किसको नहीं करना है, ये सारा चीज़ आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो। एंड और बहुत सारे ऐसे लाइक इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन होते हैं जिनको आप मैनेज कर सकते हो। पोर्ट फॉरवर्डिंग वगैरह भी कर सकते हो इन सब राउटर्स के थ्रू।
बट अगर हम कहें कि दो डिफरेंट राउटर या साइट्स को कनेक्ट करना हो, या बहुत सारा ऐसा जो ये राउटर मैनेज करता है, लेयर 3 की राउटिंग करनी है, कस्टमाइज प्रोटोकॉल्स इनेबल करने हैं, जैसे कि स्टैटिक राउटिंग करनी है, डायनेमिक राउटिंग करनी है, रिप करना है, EIGRP, OSPF, कुछ भी ऐसा, तो ये पॉसिबल है, इसके थ्रू हम सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। बट यहाँ पर लिमिटेशन है, हम सब कुछ नहीं कर सकते, हालांकि लिमिटेड फीचर के साथ ये भी काफ़ी पावरफुल डिवाइस है। एंड इंटरनेट ऑपरेट करने के लिए हर घरों में ये हर पर्टिकुलर इंटरनेट कनेक्शन या सर्विस प्रोवाइडर आपको ये राउटर प्रोवाइड करता है। सो विदाउट राउटर इंटरनेट कम्युनिकेशन इट इज़ नॉट पॉसिबल, मीन्स डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेशन नॉट पॉसिबल। ओके, सो राउटर इज अ मैंडेटरी डिवाइस, ओके, टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क एंड सेंड द डेटा। ओके, तो राउटर क्या करता है, अगर दो नेटवर्क्स को डेटा सेंड करना है तो ये आईपी का इस्तेमाल करता है, आईपी बेस्ड नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। मैं यहाँ पर एक कोई टोपोलॉजी देख लेता हूँ, अगर हमारे पास कुछ टोपोलॉजी या कुछ ऐसा बना है। सर फ्रेम को कैसे समझ सकते हैं? डेटा पैकेट, डेटा अच्छा, इंफॉर्मेशन। ओके, इंफॉर्मेशन। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये अपडेट है, और यहाँ पर आप देखो दो राउटर आपस में कनेक्टेड है। ओके, स्विच है, तो स्विच फ्रेम को सेंड करता है और राउटर पैकेट्स को सेंड करता है। OSI मॉडल में फ्रेम पैकेट के बारे में है डिस्कशन। तो जैसे हम इस राउटर को चेक करते हैं, वह इसको डेटा सेंड करना है कहाँ पर, इसको सेंड करना है 8.8. ये हमारा मान लिया example.com कोई सर्वर है, यहाँ से पैकेट यहाँ जाना है। या कोई पीसी है, जो कि ये पीसी है, ये डेटा सेंड करना चाहता है इसको, तो ये राउटर अपने राउटर को डेटा दे देगा, है ना। और ये राउटर रिस्पॉन्सिबल है कि अपने इस डेटा को इस लोकेशन तक पहुंचाना। अब मे भी यहाँ पर मल्टीपल राउटर हो सकते हैं, हालांकि मैंने डायरेक्ट दो राउटर लिया है, आप इससे ज़्यादा राउटर ले सकते हो, बीच में मान लिया 10 राउटर है, एक राउटर यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसे मल्टीपल राउटर हैं। सो राउटर यूज राउटिंग टेबल, ओके, आर आईपी एड्रेसेस, okay, to send and receive the data. Let me show, for example, this is the routing detail. Router use static और dynamic, और बोल सकते हो कि सिंपल। अगर आपको नहीं राउटिंग पता है, राउटिंग टेबल नहीं पता, तो सिंपल कि राउटर क्या करता है, बेस्ट रूट का पाथ स्टोर करके रखता है अपने पास, डेटा को सोर्स या डेस्टिनेशन तक सेंड करने के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे राउटर के पास पूरे नेटवर्क का डेटा है। मैं इस राउटर पर चेक कर रहा हूँ, बट इसके पास 8 का भी नेटवर्क है, 10 का भी है, 192 का भी है। यानी इस राउटर के पास इस राउटर का भी है नेटवर्क, इसका भी है, मतलब सारी डिटेल्स इसके पास है। तो कोई भी राउटर है नेटवर्क के अंदर जो इम्प्लीमेंट है, वो इंटरनेट लेवल पर राउटिंग कर सकता है या लोकल एरिया में भी राउटिंग कर सकता है। दो डिफरेंट नेटवर्क को जब भी हमें कनेक्ट करना होता है, हम डेटा को या राउटर्स जैसी डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं। आप सिंपल यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मेरा दो नेटवर्क ऑपरेट हो रहा है, मैं बिना राउटर के इन दो नेटवर्क को कम्युनिकेट नहीं करवा सकता। जैसे ये जो राउटर हमारा R1 है और ये जो R2 है, यहाँ का हमारा जो नेटवर्क है 192, एक अलग आईपी एड्रेस है, और यहाँ का जो नेटवर्क है वो 8.8 है, मतलब अलग आईपी एड्रेस है। अलग आईपी का मतलब होता है दो डिफरेंट नेटवर्क हैं। और अगर यहाँ से डेटा यहाँ इन दोनों के बीच में सेंड करना है, तो हमें फिर राउटर की ज़रूरत पड़ रही है। अगर मैं स्विच टू स्विच इनको कनेक्ट कर दूं, तो भी हमारा कनेक्शन हो जाएगा, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेंड द डेटा इन बिटवीन 192 एंड 888 नेटवर्क। ओके, तो ये पॉसिबल किसके थ्रू होता है, राउटर के थ्रू। तो राउटर क्या है, लेयर 3 डिवाइस है, नेटवर्क लेयर डिवाइस है, पैकेट सेंड करता है, रूट डिसीजन का काम करता है, बेस्ट रूट सेलेक्ट करवाता है। ये सारे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन करता है, राउटर। तो इसमें वायर्ड और वायरलेस राउटर होते हैं। सिस्को टर्म्स के अकॉर्डिंग जब हम आएंगे, तो इस राउटर के मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, मल्टीपल इंटरफेसेस होते हैं। इन सभी इंटरफेसेस का यूज क्या है, जैसे फास्ट इथरनेट पोर्ट यहाँ पर है, कंसोल पोर्ट यहाँ पर है, ऑक्स पोर्ट यहाँ पर है, अदर सीरियल पोर्ट्स हैं। इन सब का यूज क्या है, इनके अंदर रैम क्या होता है, एनवी रैम क्या होता है, आईओएस क्या होता है, ये सब भी आगे चल के आपको मिलेगा इन डिटेल। ओके, तो बेसिकली ये डिवाइसेस का एक फंक्शन हम लोग यहाँ पर लर्न कर रहे हैं।
तो दो राउटर के बीच में जो कनेक्शन होता है या मल्टीपल राउटर के बीच में ऑन बिहाफ ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल, ओके, और डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेशन को लेकर। बट यहीं पर अगर मैं एक और सिनेरियो ले लूं, लाइक एक्सेस पॉइंट, ओके, अगर मैं एक्सेस पॉइंट, एक और डिवाइस यहाँ पर है विच इज एपी, स्टैंड फॉर एक्सेस पॉइंट्स। तो क्या होता है एक्सेस पॉइंट? रेंज एक्सटेंडर। रेंज एक्सटेंडर नहीं बोलेंगे, हाँ, यस, नॉट रेंज एक्सटेंडेड, बोल सकते हैं कि एक्सपैंड द वायरलेस नेटवर्क, ओके, ओके। एक्सपेंड कर सकते हैं सर वायरलेस नेटवर्क को। एक्सटेंडर जैसे है क्या? सेम। एक्सटेंडर में हम अगर थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें तो टेक्निकली एक तरीके का एक्सटेंडर का मतलब होता है बढ़ा देना, है ना, ऐसा कुछ है, टू यस। इंक्रीज। बस बट मैं बताता हूँ सर, मैं इस वो पे काम एक, करता हूँ। हाँ एक्सटेंडर जो होता है वो वाईफाई की जो रेंज होती है उसको एक्सपांड कर देता है। जहां से इसकी हाँ रेंज कम होगी, अगर उस एंड पे अगर हम उसको एक्सटेंडर लगा देंगे तो वो जितनी 10 मीटर की इसकी जो एक्सटेंडर एक्सपांड कर देगा वहां से। हाँ, तो हम इसको एज ए एक्सटेंडर ना बोल के हम ये बोल सकते हैं कि वी कैन जस्ट एक्सपेंड वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, वायरलेस जी सर, नेटवर्क इसको मैश भी एक्सपेंड बोलते बढ़ा हैं। सकते हैं, है ना। मैं इसका प्रॉपर डिटेल बताता हूँ। तो एक्सटेंडर एंटीना वगैरह जो ट्रांसीवर रिसीवर होते हैं उस लेवल की क्वालिटी में आ जाएगा, है ना। तो बेसिकली एक्सेस पॉइंट हमारा क्या कर रहा है, एक्सेस पॉइंट में कुछ एक्सेस कर लूँ इंटरनेट से देखूँ, तो एक्सेस पॉइंट भी हमारे इसी राउटर जैसा है, एक्सेस पॉइंट राउटर। तो आप ये देख सकते हो ऐसा एक्सेस पॉइंट और ये सब मिलेगा, बिल्कुल राउटर जैसी डिवाइस है, एज अ राउटर इसको समझेंगे, बट ये एज अ एक्सटेंड कर सकता है या एक्सपेंड कर सकता है हमारे वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब इस वायरलेस डिवाइस का जो रेंज होता है एक स्टैंडर्ड पर होता है, और बाय डिफॉल्ट इसका स्टैंडर्ड होता है 10 मीटर्स, मे बी इससे ज़्यादा डिवाइसेस आज अवेलेबल हो सकते हैं, इससे बड़ा नेटवर्क या 10 मीटर से ज़्यादा कवर कर सकते हैं, अलग अलग उस पर डिपेंड करता है। बट अगर बाय डिफॉल्ट देखें तो 10 मीटर और 30 फीट का एरिया ये कवर करता है। और मान लिया कि हमारा कोई ऑफिस या इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि एक लाइक बड़ा एरिया कवर कर रहा है। मैं देख लेता हूँ यहाँ पर क्या हमारे पास कुछ प्रीवियस ACL या WLC विद GUI, यस सर, कुछ ये तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। वायरलेस। तो एक हमारे पास ये नेटवर्क है, आप देख सकते हो कि हमारे पास एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं। अब हो सकता हो कि हमारी कंपनी में ये जो एक्सेस पॉइंट है ये मान लिया कि पूरा एक फ्लोर है, एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है और इस पर 3 फ्लोर हैं ऐसे करके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब हर फ्लोर के बीच में 10 मीटर से ज़्यादा का गैप है फॉर एग्जांपल के लिए, या एक गैप है। तो अगर हम एक वाईफाई राउटर यहाँ पर ओनली लगा दें तो यहीं के यूज़र 10 मीटर के एरिया के यूज़र एक्सेस कर पाएंगे सर्विसेज को। बट अगर हम एक एक्सेस पॉइंट के थ्रू चाहें तो यहाँ पर हमारा वाईफाई राउटर है जो कि 10 मीटर का एरिया कवर कर ही रहा है, हम इसके थ्रू एक एक्सेस पॉइंट यहाँ पर लगा सकते हैं और यहाँ पर फिर वही एरिया कवर हो जाएगा। इसके थ्रू हम यहाँ पर एक एक्सेस पॉइंट लगा सकते हैं और इस एक्सेस पॉइंट को हम वायर्ड के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। और वायर्ड में अगर लैन केबल आप इस्तेमाल कर रहे हो तो इसकी रेंज क्या होती है, अप्रॉक्स 100 मीटर, राइट, यस सर। 100 मीटर तक हम कवर कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हमारा एक स्कूल है जो कि 100 मीटर का पूरा कैंपस है, तो हम केबल के थ्रू तो कनेक्टिविटी 100 मीटर की स्टेब्लिश कर सकते हैं। बट अगर वाईफाई के थ्रू हमें हर लोकेशन पर हर एक यूजर को सर्विस देना है तो फिर वी कैन यूज एक्सेस सर ये पॉइंट, ओके। स्टॉप हो गया। हाँ जी, 100 मीटर से आगे करने के लिए क्या करना होगा? हाँ हाँ, चल गया। मैं बता रहा हूँ एक्सेस पॉइंट्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस लोकेशन पर हमें वाईफाई चाहिए, जिस फ्लोर पर चाहिए, हम वहाँ पर एक वायर्ड के थ्रू कनेक्शन करेंगे और एक्सेस पॉइंट वहाँ पर कॉन्फ़िगर कर देंगे, और उस एक्सेस पॉइंट से वहाँ के यूजर फिर वाईफाई सर्विसेज या वाईफाई एक्सेस कर पाएंगे, ओके, इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। सर
वायर 100 मीटर अगर हमने यूज कर लिया उसके बाद क्या करना होगा? मानो एक्सेस हमें पॉइंट तो लगाना 200 मीटर होगा। करना है। बहुत नॉइज है नवाज एंड जो लोग भी ये हम थोड़ा सा माइक वगैरह सही करके वो करो, बहुत इरिटेशन हो रहा है, कानों में चुभ रहा है आपके तरफ से एक कुछ नॉइज आ रहा है। सेकंड। हाँ, कोई ये पूछ रहा है कि हमारा अगर 100 मीटर का वायर लग गया तो फिर हम क्या करेंगे? अगर ये ये हंड्रेड वाली मीटर लीड मान लिया देना, कि ये वाली लीड देना। म्यूट करके रखो, चैट में अपना मैसेज ड्रॉप कर देना, ठीक है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि 100 मीटर का ये हमारा केबल अगर हो गया तो 100 मीटर तक तो हम केबल के थ्रू ले जा सकते हैं। बट अगर यहाँ पर हमें एक वाईफाई नेटवर्क चाहिए और यहाँ पर हमारा एक वाईफाई राउटर या यहाँ पर हमारा स्विच है जो कुछ भी है, तो यहाँ हम कैसे सर्विस देंगे? तो बेसिकली एक्सेस पॉइंट का काम क्या होता है कि जिस लोकेशन पर भी हमें वाईफाई एक्सेस चाहिए वहां पर हम एक्सेस पॉइंट ऐड करके वहां के सभी यूजर को वाईफाई सर्विस दे सकते हैं, सिंपल। ठीक है? तो बेसिकली एक्सेस पॉइंट हमारा क्या होता है? एक वायरलेस डिवाइस होता है और स्पेसिफिक लोकेशन पर वायरलेस एक्सेस देने के लिए इस एक्सेस पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। ओके? एंड ये भी आप बोल सकते हो सिंपल कि ये एक तरीके का लेयर टू डिवाइस आ जाएगा। हमारा एक्सेस पॉइंट हमारा क्या होता है? एक तरीके का लेयर टू डिवाइस है। ओके? एंड रेडियो सिग्नल पर वर्क करता है। रेडियो सिग्नल मतलब वाईफाई पर वर्क करता है। मैं अगर कोई भी यहाँ पर वाईफाई डिवाइस ऐड कर लेता हूँ, अब देखो यहाँ से मैंने अगर एक स्मार्टफोन ऐड कर लिया तो इनके बीच में वो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो सकता है, कोई भी स्पेसिफिक एक्सेस पॉइंट। अगर मैं यहाँ से एक नया एक्सेस पॉइंट ले लेता हूँ, उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है आई थिंक। ये हमारे पास एक एक्सेस पॉइंट है और ये हमारे पास एक फ़ोन है। तो देखो हमारा फ़ोन एक्सेस पॉइंट से क्या हो गया? कनेक्ट हो गया। तो जिस लोकेशन पर यूजर्स को वाईफाई एक्सेस चाहिए हम वहाँ पर एक्सेस पॉइंट ऐड कर देंगे और इस एक्सेस पॉइंट को जो कनेक्शन देना होगा इंटरनेट का वो हम इस वायर्ड डिवाइस से, यानी कि अपने राउटर, अपने स्विच, किसी भी उस डिवाइस से क्या करेंगे? कनेक्टिविटी दे देंगे और ये इंटरनेट कनेक्शन इस वायर से एक्सेस करेगा और इसको वाईफाई के थ्रू सर्विस दे देगा। तो किसी भी लोकेशन पर हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं? वाईफाई सर्विसेज को बेटर कर सकते हैं। ओके? क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें, अनम्यूट कर सकते हो आप, बट अनवांटेड आपस में बातें जब भी करना हो तो म्यूट कर लिया करो। और इस तरीके से आप लोग डिस्ट्रैक्ट या नॉइस करते हो और सोचते हो हर लेक्चर अपलोड किया जाए वेबसाइट पे, ऐसा मत करो। म्यूट करके रखो, जब नेसेसरी लगे तो क्वेश्चंस करो आप। तो ये सारी चीजें हो गई ना सिंपल। एक्सेस पॉइंट अभी आई थिंक सब लोगों को क्लियर है कि स्पेसिफिक हमारे नेटवर्क के अंदर जिस लोकेशन पर भी हमें वाईफाई सर्विस देनी होती हो, वाईफाई एक्सेस देना होता हो, हम वहाँ पर इस एक्सेस पॉइंट को लगा के वहाँ के यूजर को वाईफाई एक्सेस दे देंगे, सिंपल। ठीक है? क्योंकि अगर एक सिंगल वाईफाई राउटर ही आपकी कंपनी में लगा है तो सिंगल वाईफाई कितना एरिया कवर करेगा? 10 मीटर का। और कोई डिवाइसेस या कोई डिपार्टमेंट है जो 100 मीटर पर है, तो 50 मीटर पर है, तो वहाँ हम अपने इस राउटर से एक केबल के थ्रू एक्सेस पॉइंट कनेक्ट करेंगे 50 मीटर पर या उस डिपार्टमेंट में, और उस एक्सेस पॉइंट को एक यूज़र नेम पासवर्ड दे देंगे जो भी वाईफाई का दिया जाता है, और वहाँ के जितने भी यूज़र हैं उस एक्सेस पॉइंट से सर्विसेज एक्सेस कर पाएंगे। सिंपल। क्लियर है? एंड ऐसे ही कुछ डिवाइसेस होती हैं जैसे कि हमारा पावर ओवर इथरनेट डिवाइस, पीओई। ये भी वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, पावर ओवर इथरनेट। और कोई आप में से कैमरा जैसी डिवाइसेस पर काम करता है। तो बेसिकली पावर ओवर इथरनेट भी हमारा एक तरीके का क्या है? स्विच। आप अगर देखोगे पीओई स्विच वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, पीओई स्विच। और ये बिल्कुल आपके स्विच जैसे ही डिवाइसेस हैं। अच्छा, ये हमारे पास कुछ स्विच हैं।
ओके। और ये एक पीओई डिवाइस यहाँ पर देख सकते हो, 4 पोर्ट पीओई लिखा हुआ है। पीओई का मतलब होता है पावर ओवर इथरनेट। इस डिवाइस में कोई एक्स्ट्रा पावर सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस राउटर की आप बात करो तो इस राउटर को यूज़ करने के लिए क्या करना होता है, या जो भी डिवाइसेस हैं यूज़ करने के लिए पावर सप्लाई देना होता है, मीन्स एक्स्ट्रा पावर सप्लाई आपको देना होता है, तब आप यूज़ कर पाते हो। बट बेसिकली पीओई डिवाइस क्या होता है, पावर ओवर इथरनेट, यानी कि जो ईथरनेट कनेक्शन इसमें अप्लाई होता है, कनेक्ट होता है, ईथरनेट केबल लगती है, कनेक्ट होती है, उसी पर्टिकुलर केबल से इसमें पावर सप्लाई और डेटा दोनों ट्रांसफर होता है। ओके। सो पीओई इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउ ईथरनेट केबल्स टू कैरी बोथ डेटा एंड इलेक्ट्रिकल पावर। ओके। ये दोनों कैरी करता है। ऐसी डिवाइसेस में आपका इसी पोर्ट से इलेक्ट्रिकल डेटा, सॉरी डेटा एंड इलेक्ट्रिकल पावर दोनों सप्लाई होता है। ओके। तो ऐसी डिवाइसेस का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, बहुत सारे ऐसे लोकेशंस है, जैसे आईपी कैमरा है ना, सर ईयर आईपी फाइबर में कैमरा हो भी गया। ऐसा आईपी कैमरा और वाई एक्सेस पॉइंट में भी यूज होता है। हाँ, एक्सेस पॉइंट के लिए हो गया, वॉइस ओवर इंटरनेट वाइस। प्रोटोकॉल, वीओआईपी, है ना, वीओआईपी यस सर। जैसी डिवाइसेस हो गए। बट अगर इन डिटेल हम इसमें जाएं तो जो भी हमारा पीओई डिवाइस है पावर ओवर इथरनेट के लिए, इसमें मल्टीपल स्टैंडर्ड आपको देखने को मिलेंगे। कुछ स्टैंडर्ड हैं जैसे कि 802.3 ए एफ करके मिलेगा। जो लोग आईपी कैमरा वगैरह पर काम किए हैं उनको बहुत अच्छे से ये सब आइडिया होगा। 802.3 एटी स्टैंडर्ड है, और 802.3 बीटी करके ऐसे स्टैंडर्ड होते हैं। तो बेसिकली ज़रूरत क्या है, जैसे हमें कितने वॉट तक के पावर ओवर इथरनेट या कितने वॉट तक के सप्लाई की ज़रूरत है, और ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है। तो ये अप टू 15.4 वॉट तक का पर पोर्ट क्या करता है, सपोर्ट करता है। अगर ये स्टैंडर्ड है कोई डिवाइस का, तो ये अप टू 15.4 या अप्रोक्स 15 वॉट तक का सपोर्ट करता है। जैसे हम लोग जब चार्जर खरीदते हैं किसी मोबाइल को चार्ज करने के लिए, तो फास्ट चार्जिंग, स्लो चार्जिंग वो देते हैं ना, कितनी एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर करे वो अडॉप्टर। 10 वॉट का अडॉप्टर है तो स्लो डेटा ट्रांसफर करेगा, या लाइक 45 वॉट का है या 68 वॉट का है, आजकल 70, 80, 120 वॉट तक के आ गए हैं। तो जितना हाई वॉट होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी एक बार में ट्रांसफ़र कर सकता है। तो वही यहाँ पर है कि अगर आप 802.3 ए एफ स्टैंडर्ड लेते हैं तो अप टू 15 वॉट पर पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आप 802.3 एटी लेते हो तो यहाँ पर 30 वॉट तक का पर पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इसमें अगर आप देखेंगे तो बीटी में आपको 100 अप टू 100 वॉट तक का पर पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब मान लिया कि आपने 80 AF ले रखा है और कोई ऐसा डिवाइस आप कनेक्ट कर रहे हो जिसको 200 वॉट की ज़रूरत है, 200 वॉट कंजप्शन करता है वो, तो क्या वो इस पर ऑपरेट होगा, नहीं होगा ना। तो ये भी चीज़ कंपैटिबिलिटी इससे हम पता कर सकते हैं। बेसिकली जब भी हम कोई ऐसी डिवाइस लेते हैं तो उसके मैनुअल और उसकी सारी डिटेल्स होती हैं कि कितने वॉट तक पर पोर्ट और ये सारी चीज़ें हैं, तो वो आइडिया लग जाता है। ओके। तो इसमें कौन सी केबल इस्तेमाल करते हैं, केबल के बारे में अगर देखें तो क्या कोई इसके लिए स्पेसिफिक केबल है जो पावर सप्लाई और डेटा दोनों ट्रांसफ़र करता हो, तो नहीं। हम लोग सेम अपने जो लैन केबल होता है उसी को इस्तेमाल करते हैं। ओके। तो लैन केबल में बेसिकली 1 2 3 एंड 6 नंबर का जो वायर होता है वो डेटा ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए होता है। टोटल हमारा जो लैन केबल होता है, इस लैन केबल पर कितने वायर होते हैं टोटल, 8। 8 कोर होते हैं। 8 कोर होते हैं। तो 1 2 3 एंड 6 नंबर की जो पिंस होती है या जो वायर होते हैं, अगर किसी को नहीं समझ ब- में आ रहा है कि 1 2 3 एंड 6 का सिनेरियो क्या है, तो केबलिंग सिस्टम में अभी पढ़ाऊंगा। तो 1 2 3 6 वहाँ पर भी रिपीट होगा, और पीओई के लिए कौन सा पोर्ट है, कौन सा सॉरी कोर है, वो आपको आइडिया लग जाएगा। तो 1 2 3 एंड 6 ये डेटा ट्रांसमिशन रिसीविंग के लिए होते हैं। बाकी अदर पोर्ट्स हमारे पीओई के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। ओके।
तो ये सब है, तो सेम वही कैटेगरी 5 कैटेगरी 6 जैसे केबल का इस्तेमाल किया जाता है। कैटेगरी 5 केबल और लैन केबल, आप कुछ भी सर्च करोगे तो सेम यही। देखो, ये कैट टोटल 5 8 कैट पिन का, 6। हाँ 8 पिन का ये केबल होता है। और इसमें जो कनेक्टर इस्तेमाल होता है वो RJ45 कनेक्टर होता है, कुछ इस तरीके से। तो आप देखोगे तो यहाँ पर 8 पिन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो 1 2 3 एंड 6 नंबर जो होता है ये हम नॉर्मल नेटवर्किंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बट जो भी हमारे कैमरे, आईपी कैमरे और ये सब, आईपी कैमरा, वीओआईपी फ़ोन और ये सब चीज़ें हैं, वहाँ पर हमारा क्या होता है, स्पेसिफिक लाइक डेटा और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ट्रेवल करता है। ओके, तो यहाँ पर हमारे 1 2 3 एंड 6 के अलावा भी जो भी वायर्स हैं हमारे, वो प्रॉपर इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, तो वंस अगेन अगर हम एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वीओआईपी हमारा, वीओआईपी हो गया वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी कैमरा, सॉरी आईपी फोन्स। ओके, जब भी कभी आप अपने नेटवर्क में आईपी फोन वगैरह कॉन्फ़िगर करोगे तो आपको पीओई डिवाइस चाहिए। एंड एक्सेस पॉइंट वगैरह के लिए भी है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट होते हैं। जो भी सर्विलांस कैमरा होते हैं वो भी है। और बहुत सारी ऐसी आईओटी डिवाइसेस होती हैं जिनको स्मार्ट आईओटी डिवाइसेस, जैसे सेंसर्स हो गए, बैज रीडर्स हो गए, है ना। तो उन सबको भी सिंपल क्या होता है कि ऐसी डिवाइस चाहिए होती है जो कि पीओई लेवल की डिवाइस हो। ओके, पावर और डेटा दोनों कैरी करता हो। सिंपल। ओके, क्लियर है सबको? यस। यस सर। यस यस सर। यस। एंड नेटवर्क ब्रिज हमारा हो जाता है यहाँ पर। क्या होता है ये बताइए, व्हाट इज नेटवर्क ब्रिज? नेटवर्क ब्रिज is also a network device which is used to connect two network segment to each other or two LAN to each other. Okay, लाइक अगर हमारे नेटवर्क में दो सेपरेट सेगमेंट बनाना हो, जैसे क्या होता है कि अगर हमारे पास ये एक या हमारे पास मान लिया कि ये एक कंपनी है, ठीक है, ये पूरा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर में हो सकता हो कि कंपनी का एक फ्लोर इधर है, मतलब एक बिल्डिंग 1 है और ये हमारा बिल्डिंग 2 है, ठीक है, या एक ही वर्क स्टेशन के अंदर आप ले लो, जैसा भी हो। तो मतलब कि ये हमारा लैन ए और ये जो हमारा है ये लैन बी, ठीक है। और लैन ए और लैन बी है, और लैन ए के अंदर मान लिया कि आपने एक स्विच इंप्लीमेंट कर रखा है। मान लिया कि यहाँ पर मैंने एक स्विच इंप्लीमेंट किया और यहाँ पर बहुत सारी डिवाइसेस ऐड कर दिया मैंने। बहुत सारी डिवाइसेस, वैसे मैं ले रहा हूँ दो ही, बट बहुत सारा आप इस्तेमाल कर सकते हो। और एक और स्विच मैंने यहाँ से लेकर यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, राइट। अब ये मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया और ये मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। और इन दोनों को अगर मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूँ तब भी हमारा कनेक्शन पॉसिबल है। क्लियर है सबको? मैं थोड़ा प्रैक्टिकल टर्म में बात कर रहा हूँ। बट ब्रिज को अगर थ्योरेटिकल टर्म में आपको डिफाइन करना हो, किसी को अगर कोई पूछता है व्हाट इज ब्रिज, तो आप सिंपल बोल सकते हो कि ब्रिज इज अ नेटवर्क डिवाइस विच कनेक्ट टू लैन टुगेदर। ओके, टू आर मोर नेटवर्क सेगमेंट टुगेदर एंड इट वर्क एट डेटा लिंक लेयर। ये किस पर वर्क करता है? डेटा लिंक लेयर पर वर्क करता है। यानी कि ये काम किस तरीके से करता है? इट वर्क एज अ स्विच, राइट। यानी कि यस इट सर। यूसेस मैक एड्रेस फॉर डेटा कम्युनिकेशन एंड इट यूसेस सिंपल बोल सकते हैं कि लाइक फ्रेम लेबल कम्युनिकेशन। ओके, फ्रेम फॉरवर्डिंग और ये सारी चीजें करता है। बट जब हम दो नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली स्विच के थ्रू, लैन केबल का इस्तेमाल करके, तो फिर ब्रिज क्यों इस्तेमाल करें? क्या मैं इस पीसी से डेटा अगर सेंड करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल इस पीसी का आईपी मैंने कर दिया 10.0.0.10, मैं मेंशन कर देता हूँ 10.0.0.
10, और इसका एड्रेस मैंने देना है 100020, 100030, 100040, और इन सभी डिवाइसेस को आईपी भी असाइन कर देते हैं 100020, 30, इसको 4040। ठीक है, ये मैंने असाइन कर दिया। अब ये डेटा आपस में सेंड कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ से डेटा सेंड करूँ इसको, तो 100% यहाँ पर सक्सेसफुल रेट हमें मिल रहा है, डेटा जा रहा है। बट इसको समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है यहाँ पर। मैं एक प्रॉपर अपडेट वो करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पर एक तरीके का मल्टीपल डिवाइसेस, मतलब पूरा का पूरा ये नेटवर्क एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे सॉरी, हम लोग क्या करते हैं कंपनी में देखते हैं, या कहीं पर भी देखो, अगर 200 लोगों की ट्रैफिक है, 200 लोगों का भीड़ है, तो 200 लोगों को मैनेज करने में एक पर्सन को दिक्कत होगी। बट अगर उन 200 लोगों को 20-20 के ग्रुप में बांट दिया जाए तो क्या होगा, इजी हो जाएगा मैनेज करना। जी सर। इजी हो जाएगा ना, इस 20 के ग्रुप को क्या मैसेज देना, उस 20 के ग्रुप को क्या मैसेज देना है। हम बहुत आसानी से सेपरेट करके ऐसे 8 ग्रुप बनाएंगे, 200 लोगों का 20-20 का करके, सॉरी 10 ग्रुप बनाएंगे। और उस 10 ग्रुप में जैसा भी हमें अपडेट सेंड करना होगा, हम सेगमेंट बनाकर उसको समझ सकते हैं, ग्रुप बना देते हैं ताकि हम इजिली मैनेज कर पाएं। ऐसे ही बड़े नेटवर्क के अंदर हम क्या करते हैं, अगर लैन ए और लैन बी है, और ये सब देखो एक ही नेटवर्क के अंदर है, तो यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक हमें मिलेगा, कोलिजन ट्रैफिक, है ना, अनवांटेड भी देखने को मिल जाएगा। सो सिंपल, अगर हम इस चीज़ को फिक्स करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन ना करके हम एक ब्रिज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सॉरी, बहुत इरिटेट कर रहा है ये। तो डेटा लिंक लेयर जैसा ये फिर काम करना स्टार्ट कर देगा, और एक ब्रिज की तरह ये फिर काम करेगा, राइट। जैसे मैं यहाँ पर दिखा दूं, मैं सिंपल इस कनेक्शन को हटा देता हूँ, या मैं अगर दिखाऊं, एक पीसी मैंने यहाँ मतलब एक पैकेट यहाँ से मैंने यहाँ के लिए सेंड किया है, यहाँ से यहाँ के लिए। तो देखो ये क्या हो रहा है, इधर गया, ये दोनों तरफ गया, इधर भी आया, सबको जा रहा है। सेंड कहाँ से कहाँ के लिए किया गया था, बट ये देखो रिप्लाई जा रहा है, एक्नॉलेज आ रहा है, मतलब एक अनवांटेड एआरपी और बहुत सारी चीज़ें जनरेट होंगी। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, ओके, ब्रिज की हेल्प से। और ब्रिज कनेक्ट करने के लिए हम सिंपल इस डिवाइस को या इस केबल को रिमूव करेंगे, और देखते हैं यहाँ पर कोई ब्रिज जैसा डिवाइस है। हेलो। हाँ जी, हेलो। स्क्रीन रुक गई सर। अपने एंड से चेक कर लो आप, हमारे इधर ओके है। ये हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर मैंने आज नया इंस्टॉल किया है, मतलब नया वर्जन का। ओके, यहाँ पर है, ठीक है, ये हमारा एक ब्रिज हो गया। ओके, अब ब्रिज पर भी हमारा देखोगे तो आप सेम पोर्ट देखने को मिलेगा। आप देखो, 2 पोर्ट हैं, यानी कि 2 लैन सेगमेंट हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल मैं एक पोर्ट यहाँ से लिया, इस ब्रिज के साथ कनेक्ट कर दिया, और एक और मैंने यहाँ से लिया और इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब क्या हो गया है कि एक सेगमेंटेड नेटवर्क हो गया। ये भी हमारा लेयर 2 को मेंटेन करके काम कर रहा है ना, और 2 डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट हमारे मैनेज हो रहे हैं। तो एक तरीके का इधर का एक ग्रुप ऑफ नेटवर्क हो जाएगा और इधर का एक ग्रुप ऑफ नेटवर्क हो जाएगा।
ओके, यानी कि ब्रिज क्या करता है, लर्न मैक एड्रेसेस ऑफ डिवाइसेस इन ईच सेगमेंट। हर सेगमेंट के लिए इधर के मैक एड्रेसेस को और इधर के मैक एड्रेसेस को ये क्या करता है, लर्न करता है, एंड फॉरवर्ड फ्रेम्स ओनली व्हेन देयर इज एनी नेसेसरी कम्युनिकेशन इन बिटवीन टू लैन सेगमेंट। ओके, अगर हमें इस लैन सेगमेंट से कोई इधर डेटा सेंड करना होगा और जब नेसेसरी होगा तभी ये पैकेट ए टू बी या फिर इन दोनों के बीच में सेंड करेगा, अदरवाइज अनवांटेड जो पैकेट्स होते हैं ये नहीं होगा। मींस इससे हमारा क्या होगा, ट्रैफिक मेंटेन होगा, कोलिजन रिड्यूस होगा, है ना, स्प्लिट करके हम काम कर रहे हैं, इजी टू मैनेज होगा, ये सारी चीजें, राइट। तो ये हमारा ब्रिज का मेन या ब्रिज का लाइक पार्ट समझ सकते हैं, ब्रिज बोल सकते हैं। मैं इसको ऐड कर देता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा आपके नोट्स या डायग्राम के साथ। ओके, और कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐड करना है, जैसे कि ऑपरेट एट डेटा लिंक लेयर, ओके, लर्न मैक एड्रेसेस, फिल्टर ट्रैफिक, रिड्यूस कोलिजन। ये एक ऐसी डिवाइस है जो ये सारे काम को कर सकता है। ओके, तो अगर हमें नीड है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। ऐसे हमारे पास क्या होते हैं, रिपीटर्स जैसी डिवाइसेस होती है। रिपीटर्स भी कुछ डिवाइस है और इसको हम बोल सकते हैं कि एज ए एक्सटेंडर का काम करता है ना। हेलो। हाँ जी। सर जब हम स्टैटिक आईपी लेते हैं आईएसपी के पास से तभी ये ब्रिज कनेक्शन ही होता है ना वो? नहीं, अगर हम हम्म, आईएसपी से कोई आईपी लेते हैं तो वो ब्रिज टाइप का हम उसको वो नहीं बोलेंगे। हम यहाँ ब्रिज लोकल एरिया की बात कर रहे हैं। ओके, वो हमारा पॉइंट टू पॉइंट सेटअप होता है, वैन टोपोलॉजी हमारी अलग होती है। ओके, ओके। तो यहाँ पर वैन को इंक्लूड करेंगे तो हमारा लैन पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी हम एक लैन लेवल की बातें कर रहे हैं। ओके, क्लियर है। सर यस। हम्म। अगर सर हम PC2 से अगर हम एक मैसेज भेजते हैं PC1 को, हम्म। तो इस ब्रिज के थ्रू जो मैसेज आया किया वो क्या सिर्फ PC2 से PC1 को ही जाएगा या और कहीं भी जाएगा? नहीं, ये एक तरीके का फ्रेम को लर्न कर रहा है ना, मैक एड्रेसेस को लर्न कर रहा है, तो जिस पीसी से जिस पीसी को भेजोगे वही जाएगा। ओके, बट एक जरूरी अगर है तब ये इधर से इधर आएगा, समझ रहे हो। हम्म ओके, जैसे अगर हमारे हमने 200 लोगों का ग्रुप बना दिया, 100 लोगों का दो, तो हम हम्म ए को अगर कोई मैसेज देना है तो हम ए को बोल देंगे, है ना। ओके बी के लिए वो मैसेज ट्रांसफर नहीं हो रहा है, और बी ग्रुप को अगर मुझे देना है तो बी को कर देंगे, बट बी से ए को मैसेज कोई देना है तो हम वो भी कर सकते हैं, समझ रहे हो आप। तो एक तरीके का ये बीच में ये सारी चीजें मैनेज कर रहा है। जब जरूरत है तो ये दोनों को, दोनों उधर से डेटा इधर और इधर से उधर भी भेजेगा, और सेगमेंट बनाकर भी रखेगा। ये लर्न करता है, ये इतना, ये इसके इसका ब्रेन इसीलिए बनाया गया, मतलब इसको बनाया ही गया है कि ये लर्न कर लेता है कि हमें कब जरूरत है ए टू बी लेकर जाने के लिए मैसेज को और कब जरूरत नहीं है। ओके, फाइन फाइन सर। तो सेगमेंट जब बनाकर रखेगा तभी तो ट्रैफिक रिड्यूस होगा। सर मैं हम पूछ रहे थे सर, इसमें ये जो ब्रिज से जो स्विच का जो कनेक्शन होगा वो क्या जो कैटसिस का वो स्टेट केबल होगा ना, या क्रॉस केबल, ऐसे कुछ है क्या इसमें, अपलिंक व कुछ ऐसे कुछ तो ऐसा यहाँ कोई? पर जो भी हमारे कनेक्शन या ईथरनेट के होते हैं वो सेम रूल फॉलो करते हैं। जैसे अगर डिफरेंट डिवाइसेस हैं तो स्ट्रेट केबल, और अगर सिमिलर डिवाइसेस हैं तो क्रॉस केबल, ठीक है, ओके सर। क्लियर है। बट यहाँ पर हमारा, अब देखो ये कहोगे ब्रिज है और ये स्विच है, ये डिफरेंट डिवाइस है, तो फिर कैसे काम करेगा, कैसे यहाँ पर क्रॉस लग गया। तो टेक्निकल रीजन मैंने बता दिया कि ये भी डेटा लिंक लेयर की डिवाइस है ना, और ये भी हमारा है, तो सेम डिवाइस का फंक्शन है। तो यहाँ पर कौन सी केबल इस्तेमाल किया गया है, क्रॉस क्रॉस केबल, और ये डिफरेंट डिवाइसेस हैं तो यहाँ पर स्टेट स्टेट केबल। केबल। स्ट्रेट केबल, राइट। तो ये फॉर्मूला होना चाहिए, मैच होना चाहिए। बट आज के समय पर बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस या इंटेलिजेंस डिवाइसेस आ चुकी हैं, पोर्ट इतने कैपेबल हो चुके हैं
कि वो ऑटोमेटिक सेंस कर लेते हैं कि हमें किस तरीके से एक्शन करना है, बट एज पर स्टैंडर्ड हमें हमेशा काम करना चाहिए, राइट? नहीं तो एरर का चांस रहेगा। अगर हम गलत कनेक्शन करेंगे तो डेटा लॉस होगा, कोलिजन होगा, नॉट कोलिजन, डेटा लॉस हो सकता है ना? और डेटा या फ्रेम जो भी हमारा मिस हो सकता है, प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं। जैसे कहने का मतलब, अगर हम सी टाइप के पोर्ट में या नॉर्मल कोई एक्स कंपनी का फ़ोन है और वो हम मतलब चार्जर पिन है वो दूसरे कंपनी में वो नहीं कर रहा है, बट हम ज़बरदस्ती एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? डैमेज होगा, है ना? जी जहाँ 5 वॉट के चार्जर की ज़रूरत है वहाँ हम 50 वॉट का लगा देंगे तो भी डैमेज होगा, हीटिंग होगा, प्रॉब्लम होगी, सर्किट लॉस हो सकता है बहुत सारे। तो ऐसे डिवाइसेस, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, पीसीबी पर वर्क करते हैं, और ये एक लिमिटेड इनकी कैपेसिटी होती है, राइट? तो एज पर स्टैंडर्ड एंड रूल हमें फॉलो करना होता है, ये सिंपल। ओके। सर एक सर और यहाँ पर। सर और एक क्वेश्चन है सर, जैसे हम लोग एक स्विच से दूसरा स्विच से अगर कनेक्ट करते तो आप लिंक करके करते हैं, सिस्को का है, तो सर हाँ इसमें हाँ। क्या कोई भी पोर्ट से कनेक्ट कर देने से होगा, नहीं तो आप लिंक करना होगा? नहीं, आप लिंक नहीं करना होगा, ठीक है। ओके सर, ओके सर। थोड़ा सा आप लोग कोशिश करो कि टॉपिक पर स्टेबल रहने की, है ना? 1-2 सेशन और मैं इस तरीके से देख रहा हूँ, टॉपिक पर स्टेबल रहने की कोशिश करो आप लोग। ओके। पॉइंट समझ में आया? ब्रिज का काम क्या है? दो लैन सेगमेंट को कनेक्ट करने का काम करता है। ओके। एक डिवाइस और होता है नेटवर्किंग में जो कि रिपीटर का काम करता है। अब इसको हम एज ए एक्सटेंडर बोल सकते हैं। कोई बोला था ना एक्सेस पॉइंट के समय जब हम लोग पढ़ रहे थे। क्लियर? यस सर। हेलो। तो रिपीटर का काम क्या होता है? बूस्ट दी, इट इज यूज टू बूस्ट बूस्ट द डेटा। दिस सिग्नल, नॉट डेटा। डेटा कैसे बूस्ट करेगा? सॉरी 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 सर, बूस्ट दी सिग्नल। सिग्नल। ओके। ये जो भी हमारे सिग्नल्स होते हैं ये बूस्ट करने का काम करता है। ओके। तो एक तरीके का एम्पलीफाई द सिग्नल, ये भी आप बोल सकते हो, और एम्पलीफाइंग द सिग्नल। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, अगर कोई ऑफिस है, अब जो ऊपर एग्जांपल के लिए मैंने अभी ब्रिज का लिया था उसी को ले लेते हैं। मान लिया कि यहाँ से हमारा ऑफिस का ए लोकेशन है और यहाँ पर बी है। अब यहाँ से यहाँ तक के लोकेशन में टोटल 200 मीटर का डिफरेंस आ रहा है, 200 मीटर का। तो एक लैन केबल यहाँ से यहाँ लेकर जाने पर क्या ये पॉसिबल है कि कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो पाए? नहीं सर। नहीं। नहीं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो भी हमारा ये कोई स्मार्ट डिवाइस और ये नहीं होता है, इसका सिंपल काम होता है सिग्नल को बढ़ा देना, है ना? जैसे आपने देखा होगा एक डीजे मशीन, जिसमें क्या होता है कि फोन के थ्रू ब्लूटूथ या फिर ऑक्स केबल से कनेक्ट कर लिया जाता है, और फोन का जो वॉल्यूम है वो कितना होता है, एक लोग सुन सकते हैं एक लोकेशन पर, है ना? धीरे धीरे आवाज आती है। बट जब हम उसको कनेक्ट कर देते हैं एम्पलीफायर मशीन से और इन सारी चीज़ों से, तो क्या होता है कि हम उसके थ्रू 100-200, या बोला जाए तो 200-300 मीटर नहीं बल्कि किलोमीटर तक उसकी आवाज़ जाना स्टार्ट हो जाता है, जो कि 10 मीटर तक जाता था, राइट? तो एक तरीके का ऐसे ही हमारा सिग्नल बूस्टर का या फिर सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम करता है रिपीटर। ओके। जी तो सर, जिससे मेन डेटा चीज आप ये बोल सिग्नल सकते हो कि 200 मीटर तक अगर हमारा ये केबल का डिस्टेंस है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एक रिपीटर अप्लाई कर सकते हैं, और वो रिपीटर हमारे लो लेवल के सिग्नल को हाई लेवल के सिग्नल में कन्वर्ट करके डेस्टिनेशन तक क्या कर देगा? रीच करा देगा। ओके। जी सर। तो सिंपल ये हमारा रिपीटर का वर्क है। और लाइक एक अगर कैट 6 की केबल है, कैट 5 की केबल है, तो हम सबको पता है कि जो हमारे लैन केबल्स होते हैं इनका डिस्टेंस मैक्सिमम कितना होता है। अभी मैंने लैन केबल तो पढ़ाया नहीं है, तो बट अभी मैं जस्ट गाइड करूँ कि 100 मीटर तक का अगर ये डिस्टेंस है तो 100 मीटर के बाद अगर कोई डेटा लेकर जाना है 200 मीटर, 150 मीटर, 500 मीटर, ऐसा कुछ, तो फिर कहीं ना कहीं हमें क्या करना होगा?
रिपीटर चाहिए होगा। कोई बीच बीच में कुछ बोल रहा है। आप लोग म्यूट करके क्यों नहीं रख रहे हो शादाब और ये सब? सर दिस ये इज लास्ट। हाँ हाँ, रिपीटर सर 100 मीटर पर ही लगाना होगा या क्या, मतलब कैसे कहीं भी लगा लगाना होगा सकते इसको? हैं। 200 मीटर पर भी? 200 मीटर पर कैसे लगाएंगे जब केबल 100 मीटर तक ही जा रहा है? तो जी आपने क्वेश्चन समझा? मैंने क्या बताया कि जो हमारी केबल है, लैन केबल, वो 100 मीटर तक का उसका लेंथ है, ठीक है। जी तो हम 100 मीटर के अंदर ही अगर मान लिया 150 मीटर पर लेकर जाना है, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 150 है, तो क्या एक केबल लगा देंगे हो जाएगा? नहीं ना, 100 मीटर तक ही जाएगा। तो हम बीच में कहीं पर भी रिपीटर लगाकर क्या कर सकते हैं, इस 150 को कवर कर सकते हैं। जी सर। ठीक है, कि म्यूट कर लिया अगर ये। ओके, तो सिंपल सर सिग्नल बूस्टर का काम करता है। हाँ हाँ। ये 305 मीटर का केबल भी आता है ना, कौन लैन सा आता केबल? है मुझे बताओ। कैट 6 आता है सर 305 मीटर का। अच्छा, 305 मीटर तक वो रेंज कवर करता है? नहीं, रेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, केबल का लेंथ का बात कर रहा हूँ सर मैं। केबल तो 1000 मीटर की भी आ सकती है डियर। जी सर, जी सर। ओके। तो अगेन मैं बोलूँ एक बार फिर से कि यार नेसेसरी क्वेश्चन करो, स्पैम मत करना बंद करो, ठीक है। म्यूट करके रखो अब, स्पैम क्वेश्चन मत डाला करो। ओके, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कुछ और डिवाइसेस हैं, फायरवॉल और ये सब है, तो फायरवॉल और ये सारी चीज़ें हम लोग आगे लाइव पढ़ेंगे। स्विच हो गया, राउटर हो गया, ये सब पढ़ेंगे, तो उस समय हम लोग इसका कंपैरिजन और सारी चीज़ें देखेंगे क्या है कैसे है। अब कुछ नेटवर्किंग या नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की अगर हम लोग बात करें, देयर आर मल्टीपल्स लाइक नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। और इस पॉइंट को मैं ऐड करता हूँ कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में, जैसे एच टी टी पी। ओके, एच टी टी पी एस। आप लोग प्रोटोकॉल्स और बताओ क्या क्या पढ़ना है, मैं अवेयर करा एफटीपी, दूँ फिर टॉपिक। एस टी FTP, पी, TCP, ओके, एफ टी पी एसएमटीपी, SMTP, एंड एस एफ टी पी, यूडीपी, टी सी पी, SMTP, यू डी पी, एस एम टी पी, टेलनेट डीएनएस, एंड एस एस एच, SSH, POP, पी ओ पी, राइट। या और UD नहीं, UDP हो गया ना। VPN, अ, वो अलग नहीं, टॉपिक में डिस्कस करें तो बेटर है। सर डीएनएस, आई सी एम पी, डी एन एस और डी एस सी पी डेडिकेटेड चैप्टर है। DSCP और DNS। हम्म, पढ़ना ही पढ़ना है उसको बहुत डिटेल में, तो क्या ऐड करना। जी सर। बस ठीक है। तो कुछ टॉप प्रोटोकॉल्स जिसको हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। आप ही लोग इसका आंसर करो, एच टी टी पी और एच टी टी पी एस में क्या डिफरेंस है? सर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ये अनसिक्योर होता है, और HTTPS जो होता है सिक्योर होता है। ये हम लोग वेब, मतलब कोई भी वेब को हम लोग एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं सर इसको, ओके, ग्रेट, वेब ब्राउजर। जी। गुड। तो एच टी टी पी हमारा क्या होता है, एक तरीके का लाइक नॉट सिक्योर, जी सर। एंड इसका यूसेज होता है फॉर वेब ब्राउजिंग। यस सर। वेबसाइट पर ब्राउजिंग करने के लिए इसका भी, ये हमारा सिक्योर प्रोटोकॉल है, एंड इट इज यूज फॉर
वेब ब्राउजिंग। ओके। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी वेबसाइट एक्सेस करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एक्सेस किया google.com, और साथ में मैं एक और वेबसाइट एक्सेस करता हूँ जो कि है testfire.net। तो दोनों में डिफरेंसेस आप यहाँ पर देख रहे हो। एक वेबसाइट यहाँ जी पर सर। लिख के आ रहा है नॉट सिक्योर, और एक वेबसाइट आ रहा है सिक्योर। दोनों का क्या मतलब है? मैं इस वाली वेबसाइट का डेटा यहाँ पर या यूआरएल कॉपी करता हूँ, जैसे फॉर इंक्रिप्शन एग्जांपल लगा के होगा लिए, सर। हाँ, HTTPS के नीचे मैंने गूगल वाला कॉपी किया, गूगल का लिंक। तो HTTPS यहाँ पर है, इसका मतलब ये है कि एक सिक्योर कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। और ये एक साइट है जहाँ पर अगर हम देखें तो एक तरीके का HTTP मेंशन है, एक तरीके का इनसिक्योर साइट ये है। तो अगर HTTP और दोनों का काम क्या हो रहा है? वेबसाइट से डेटा ब्राउजिंग करना, मतलब हम यहाँ से देखो HTTP के थ्रू डेटा ब्राउज कर पा रहे हैं, क्या करना है, कहाँ से क्या एक्सेस करना है। गूगल से भी हम वही सारी चीज़ें कर पा रहे हैं, गूगल सर्च वट एवर, जैसा जो भी चाहिए। ओके। तो क्या ऐसा यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है? मीन्स विच टाइप ऑफ सिक्योरिटी इज देयर विच सिक्योर द डेटा इन HTTPS? इंक्रिप्शन। Encryption. Okay. So basically HTTPS provide or support encryption. Okay. हेलो। For data security. Yes. या Okay. ये या क्या करता है? डेटा सिक्योरिटी के लिए इंक्रिप्शन इस्तेमाल करता है HTTPS। और ये क्या करता है? डेटा को प्लेन टेक्स्ट में सेंड करता है, राइट? यस। प्लेन टेक्स्ट में सेंड करता है। तो अगर कभी भी हैकर अटैकर जब भी आपको टारगेट करता है, आपने देखा होगा कि वो क्या करता है, आपको लिंक देता है, या कभी आप कॉमर्शियल या बैंकिंग साइट पर जाते हो गलती से, फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा रीजन बस, और आप जाते हो, मान लिया SBI.co.in आपने लॉगिन किया, या XYZ कोई भी एक बैंक आपने लॉगिन किया, तो क्या होगा वहां पर? अगर HTTP की वेबसाइट है तो मतलब किसी हैकर अटैकर द्वारा डिजाइन किया हुआ उसका एक कॉपी वेबसाइट है, और वहां पर जो भी क्रेडेंशियल आप लॉगिन करोगे वो जाएगा प्लेन टेक्स्ट में, राइट? सर हैकर एचटीटीपीएस में तो बना सकता है। नहीं कर सकता, ये काफी सिक्योर होता है। तो प्लेन टेक्स्ट में जब भी हैकर के पास इंफॉर्मेशन जाती है तो उसको बहुत आसान हो जाता है आपके डेटा को क्रैक करना, राइट? कि आप क्रेडेंशियल क्या डाल रहे हो, यूजर नेम क्या डाल रहे हो, प्लेन टेक्स्ट में सर जा आप रहा है, तो कैसे फिशिंग जा रहा है, वेबसाइट के बारे में बोल रहे हैं ना सर। क्या चीज। सर आप फिशिंग वेबसाइट के बारे में बोल रहे हैं ना। ठीक है। तो HTTP क्या होता है? प्लेन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। इसका मैं एक एग्जांपल आपको दिखाऊं, या थोड़ा और इजी करता हूं। ठीक है। जैसे मान लिया कोई एक वेब सर्वर है, ये मान लिया कोई वेबसाइट है, इट में भी मान लिया कि अभी के लिए अगर google.com है, या कोई एक बैंकिंग साइट है www.xyzbank.com, ठीक है। तो हम लोग एज अ कस्टमर अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से क्या करते हैं? मान लिया कि हमारा डिवाइस है, इंटरनेट का इस्तेमाल करके क्लाउड सर्विसेज और जो भी ऐसा इंटरनेट मॉडल है,
फॉर एग्जांपल ये, अब ये मान लिया कि हमारा क्या है, इंटरनेट। ठीक है। सो इंटरनेट के थ्रू हम भी कनेक्ट होते हैं और ये हमारा सर्वर भी कनेक्ट होता है। तो सिंपल, अगर मैं यहाँ से कनेक्शन इस्टेब्लिश करूँ, ये हमारा इधर कनेक्शन है और एक हमारा कनेक्शन यहाँ से इसके साथ जा रहा है। ओके, इंटरनेट कनेक्शन है। तो अगर ये वेबसाइट हमारा या ये पर्टिकुलर जो वेब पोर्टल है HTTP के पेज के साथ एक्सेस हो रहा है, तो यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन ये यूज़र है, मान लिया दिस इज़ द यूज़र, ये यूज़र एक्सेस करेगा। मान लिया इसका जो यूज़र नेम है, यूज़र नेम ABC है और इसने पासवर्ड इस साइट पर बना रखा है 123। ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक की इसने जनरेट कर रखा है, एक पासवर्ड की जनरेट कर रखा है, राइट। अब ये जो पासवर्ड की है या ये जो की है, ये ABC और 123 है और ये एक HTTP वेबसाइट है। और मान लिया कि कोई भी एक यहाँ पर अटैकर है, फिर कोई एक अटैकर मशीन है और वो आपके डेटा को स्निफ कर सकता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ से जो भी डेटा जा रहा है या जो भी डेटा यहाँ पर अपडेट हो रहा है या जो भी सारी चीज़ें, ये इसको स्निफ कर सकता है। मतलब एक तरीके का हम बोल सकते हैं डेटा स्निफ करना, या फिर डेटा को कैप्चर कर पाना किसी भी तरीके से। ओके। तो जैसे ही ये डेटा कैप्चर करेगा, ये पासवर्ड जैसे ही यहाँ से इधर आएगा कि भाई पासवर्ड मतलब ये जो की है यहाँ पर आएगा, तो ये जो की का मतलब इसको क्या दिखेगा, प्लेन टेक्स्ट दिखेगा। और प्लेन टेक्स्ट मतलब क्या होता है कि नॉर्मल वैल्यू होता है, यहाँ पर लिख कर आएगा ABC यूजर नेम और पासवर्ड 123। ओके। बट अगर यही हमारा जो कम्युनिकेशन है ये HTTPS के थ्रू होता है, तो यहाँ से जो भी यूजर नेम होगा, जैसे ABC है, तो ये ABC हमारा क्या हो जाएगा, इनक्रिप्टेड कोड में जाएगा। ओके। अब ये इंक्रिप्शन कैसे वर्क करेगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, लाइक इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन। मैंने ABC को यहाँ पर रखा और यहाँ पर इनक्रिप्ट कर दिया। सीक्रेट की मांग रहा है, देखो एक इंक्रिप्शन आ गया। तो अब जो भी यहाँ से डेटा ट्रांसफर होगा ना, जो भी मैसेज यहाँ पर जा रहा होगा, लाइक जो भी हमारा यहाँ पर मैसेज होगा, इस मैसेज को अगर कोई कैप्चर करेगा तो इस मैसेज में क्या लिखा होगा, यूजर नेम की जगह ये लिखा होगा। और जो पासवर्ड 123 है, जो 123 है, इसका कुछ इस तरीके से जो भी इंक्रिप्शन इसका बनता है, फॉर एग्जांपल एक और इंक्रिप्शन यहाँ पर ले लेते हैं, ये। तो इसका एक और यहाँ पर जनरेट होगा विच इज दिस। ओके, दिस इज द पासवर्ड। So it is very tough to analyze that what is the exact value of username and exact value of password. So always use HTTPS label. Always trust HTTPS label website. Okay. And there is two protocol or two component which allow you to secure your website. Okay. There is two protocol or two component, not protocol, or you can say like protocol भी आप बोल सकते हो. There is TLS and SSL. So SSL is little bit older, but TLS is better and newer protocol in compare of SSL. So better security we can apply, we can get with the help of TLS, okay? But SSL is also very secure, okay? और TLS और SSL की ही हेल्प से हमारा क्या होता है कि ये जो इंक्रिप्शन होता है हमारे वेब साइट से कोई भी डेटा का, लेन देन का और ये सारी चीज़ें, इट इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू TLS एंड SSL बेस्ड इंक्रिप्शन। ओके। तो ये प्रोटोकॉल्स होती हैं जो हमारे डेटा को, हमारे लाइक HTTP और HTTPS को सेफ एंड सिक्योर करते हैं। ओके। तो एक TLS का फुल फॉर्म होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी और SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। ओके।
और एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखना कि जो भी हमारा कम्युनिकेशन HTTP के थ्रू होगा, HTTP का इसका पोर्ट नंबर 80 होता है, और HTTPS के जो थ्रू होगा इसका डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 443 होता है। ओके, ये डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 443 होता है। क्या इसके अलावा कोई पोर्ट हो सकता है? तो 1265535 के बीच में कोई भी पोर्ट असाइन किया जा सकता है मैनुअली, बट बाय डिफॉल्ट 80 नंबर फॉर HTTP एंड 443 फॉर HTTPS। ओके, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऐसे ही सेम वेब प्रोटोकॉल्स में आ जाएगा FTP एंड SFTP। तो इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड इसका जो पोर्ट नंबर होता है 21 होता है, और इसका यूज किया जाता है फाइल को अपलोड या डाउनलोड करने के लिए। 21 एंड 20 दो पोर्ट इसमें होता है अपलोड एंड डाउनलोड के अकॉर्डिंग। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है? अपलोड एंड डाउनलोड। ओके, अपलोड एंड डाउनलोड करने के लिए। बट सेम अगर FTP हम लोग बात करें तो ये प्लेन टेक्स्ट कम्युनिकेशन करता है। प्लेन कम्युनिकेशन, प्लेन टेक्स्ट कम्युनिकेशन, जैसा भी आप बोलो। मीन्स ये लाइव हैक अटैक करके आपको दिखाया जाएगा, चाहे वो HTTPS के अंदर हो या फिर FTP का हो, बट अभी लास्ट मॉड्यूल के अंदर। ओके, बट ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा, तो मैं वहाँ ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि काफ़ी आगे आप बढ़ चुके होगे। तो FTP हमारा क्या होगा? प्लेन टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन वो करेगा। मतलब ये हम बोल सकते हैं कि एक तरीके का नॉट सिक्योर प्रोटोकॉल, नॉट सिक्योर। ओके, एंड यहीं पर अगर हम लोग देखें SFTP जो हमारा है, SFTP, इसको क्या बोला जा सकता है? FTPS ये भी बोला जाता है, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ओके, ये हमारा क्या होता है? एक तरीके का फाइल ट्रांसफर सिक्योर फाइल ट्रांसफर का वर्क करता है। जैसे SSH वगैरह का कॉन्सेप्ट होता है, वैसे ही हमारा ये वर्क करता है, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें जो भी हमारा कम्युनिकेशन होता है वहाँ पर अप्लाई हो जाता है इंक्रिप्शन, और इंक्रिप्शन का मेथड मैंने अभी की का या फिर लाइव वो करके आपको दिखाया। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है? काफ़ी सिक्योर कम्युनिकेशन होता है। सो ऑलवेज गो विद FTPS और SFTP, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है TCP एंड UDP। दोनों का काम क्या होता है? TCP एंड UDP, TCP एंड UDP used for transport the data, और डेटा ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। बट बेसिकली अगर हम डेटा ट्रांसपोर्टेशन में बात करें तो TCP जो हमारा होता है ये स्लो है। स्लो मतलब बेटर है, जिसका रिस्पॉन्स देखो कम्युनिकेशन में TCP एंड UDP में स्लो TCP है, क्योंकि ये क्या करता है? एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करता है। एक्नॉलेजमेंट मतलब कि आप ये बोल सकते हो आपका जो लाइक व्हाट्सअप, व्हाट्सअप का एक एग्जांपल ले ले। अगर मान लिया कि व्हाट्सअप का एक एग्जांपल आप ले लेते हो, जो कि मैंने एक मैसेज मान लिया आपको किया और आप उसको देख लेते हो, तो मुझे ग्रीन चेक दिख जाता है, तो वो एक एक्नॉलेजमेंट है। तो एक्नॉलेजमेंट का मतलब कि एक कंफर्मेशन मैसेज मिल जाता है कि हाँ यूजर ने डेटा को रीड कर लिया है। ओके, इस टाइप का ये वर्क करता है। तो एक्नॉलेजमेंट स्लो है एंड रिलायबल है। रिलायबल मतलब बेटर है एंड सिक्योर है। ओके, बिकॉज इट वर्क ऑन 3 वे हैंडशेक। ये क्या करता है? 3 वे हैंडशेक पर वर्क करता है। अब 3 वे हैंडशेक क्या होता है? सिंक, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी में पढ़ाऊंगा। सिंक एक्नॉलेज, इस पैकेट को कैप्चर करके, एंड लास्ट वन इज एक्नॉलेज। सिंक एक्नॉलेज और एक्नॉलेज, ये आपको पढ़ाया जाएगा विथ प्रैक्टिकल जब हम लोग फ्लड सेंड करेंगे किसी टारगेट को लेकर इन मॉड्यूल 7। तो TCP क्या होता है? 3 वे हैंडशेक का था, मतलब कि भाई पहले मैं क्या बोल रहा हूं उसको सुनो,
और उसको सुन लिया, इसका मुझे एक रिप्लाई दो, और फिर एक कंफर्मेशन मैसेज हमारा होता है एक्नॉलेजमेंट का। ओके। तो ये हमारा क्या होता है, बेसिकली एक बेटर एंड सिक्योर कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन प्रोटोकॉल होता है इन कंपेयर ऑफ यूडीपी। अब इसका एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि एच टी टी पी एस पेजेस जो हमारे एक्सेस हो रहे होते हैं, एच टी टी पी एस के जो पेज एक्सेस हो रहे होते हैं। ओके। या फिर हम नॉर्मल वेबसाइट वगैरह का डेटा ब्राउजिंग कर रहे हैं, सर्फिंग कर रहे हैं, एच टी टी पी एस दोनों पेजेस की बात मैं कर रहा हूँ। दोनों जगह हमारा टीसीपी कम्युनिकेशन या टीसीपी ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होता है। बट यूडीपी कहाँ आपको मिलेगा, जहां पर हाई स्पीड से डेटा ट्रांसफर की रिक्वायरमेंट है। ओके। जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग, ईटीसी। ओके। और ये हमारा क्या है, नो एक्नॉलेजमेंट, इसमें कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता, नो रिलायबल, ये रिलायबल नहीं है, नॉट सिक्योर। ओके। ये सिक्योर भी नहीं है। तो यूडीपी हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं, अगर करंट, जैसे मैं कोई वेबसाइट एक्सेस करता हूं, मैं इसका एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं। अनवांटेड अनम्यूट मत करना आप लोग। ये है, समझ में आ रहा है सबको? यस। हाँ, जब शांति से पढ़ेंगे तो सबको समझ में आएगा। देखो, मैंने अपना एक मशीन है, लॉग इन किया। आज लिनक्स का मैं वीडियो एक शेयर कर दूंगा, कुछ लोग मांग रहे हैं पढ़ने के लिए, तो पढ़ लेना, ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको। तो क्या हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, टीसीपी एंड यूडीपी, ठीक है। मैं मॉनिटरिंग करके दिखा देता हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए हमारा एक मशीन है, ये मॉनिटरिंग टूल बिल्कुल फ्री है, आप विंडोज़ पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। और मुझे नहीं पता यहाँ पर हमारा ईटीएच जीरो डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है इंटरनेट पर या कहाँ, तो मुझे देखना पड़ेगा। ईटीएच जीरो ही कर रहा है, तो ये एक मॉनिटरिंग आप यहाँ पर स्टार्ट कर लिए, ठीक है। इसमें जो भी मैं अपने इस वेब मतलब कंप्यूटर पर एक्सेस करूँगा, ये बैकएंड में दिखाएगा। देखो, नॉर्मल मैं वेबसाइट एक्सेस कर रहा हूँ google.com, बैकएंड में क्या दिखा रहा है, टीसीपी। थोड़ा जल्दी देखना पड़ेगा, टीसीपी, राइट। ओके। ये सारी चीज़ें, अगर मैं यही कोई स्ट्रीमिंग करता, जैसे अभी करंटली मैं अपने सिस्टम पर कर रहा हूँ, करंटली मैं अपने सिस्टम पर क्या कर रहा हूँ, स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ ना। आप सभी लोगों को मैं वीडियो और ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि कोई वेबसाइट पर डेटा एक्सेस कर रहे हैं। तो करंट में जूम पर जो सेशन ले रहा हूँ, ये एक वीडियो कॉलिंग होता है या स्ट्रीमिंग होता है, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग, और ये सब ये किस भी पर होता है, हमारा यूडीपी के भी पर। क्लियर है? यस सर। तो अगर मैं टीसीपी का यहाँ पर अपडेट दिखाऊं, तो टीसीपी का मैंने क्या बोला, थ्री वे हैंडशेक पर काम करता है। देखो यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट, सिंक, और ये सारी चीजें हो रही है ना, राइट। सिंक, एक्नॉलेजमेंट। बट अगर मैं करंट अपने सिस्टम का दिखा दूँ, करंट अपना सिस्टम जो मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, अगर इसको मैं दिखाऊं, ये मेरे सिस्टम पर वायर शार्क मैंने विंडोज वाली मशीन पर ओपन किया है, मैं वाईफाई से काम कर रहा हूँ। देखो करंटली क्या इस्तेमाल हो रहा है, फास्ट यूडीपी। डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है ना, यूडीपी।
तो इन सब प्रोटोकॉल्स को हमें कॉन्फ़िगर नहीं करना है कि मैन्युअली हम टीसीपी असाइन करें, यूडीपी असाइन करें। ये बैकएंड के पार्ट हैं, बैकएंड में ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें होती हैं, राइट। तो बेसिकली हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारा जो यूडीपी है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है, और टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ये स्मॉल, लाइट वेट, स्लो, एक्नॉलेजमेंट, सिक्योर, सिंक एक्नॉलेजमेंट का प्रोटोकॉल फॉलो करता है, और लाइक स्मॉल डेटा को सेंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट हाई डेटा ट्रांसमिशन, वीडियो ऑडियो स्ट्रीमिंग जैसा प्लेटफॉर्म अगर है तो वहाँ यूडीपी वर्क करता है, ओके। सेम ऐसे ही हमारा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसमें जो इसका फुल नेम है, इसी में इसका पूरा डेफिनेशन है। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है? मेल ट्रांसफर करना है, ओके। एसएमटीपी का फंक्शन क्या होता है? मेल को ट्रांसफर करना। आप अपना जीमेल आईडी या जो भी आप ईमेल आईडी इस्तेमाल करते हो, उसके थ्रू जो मेल सेंड और रिसीव करते हो, वो पॉसिबल किसके थ्रू है? SMTP। एसएमटीपी के थ्रू। तो बेसिकली एसएमटीपी हमारा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ओके। मेल को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज़ और हम यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं एसएमटीपी के अंदर, लाइक और इसका अगर पोर्ट नंबर की हम लोग बात करें तो कितना है? 25 है, पोर्ट नंबर 25 है। यानी कि इस सर्विस की पहचान हमारे सिस्टम पर 25 नंबर पोर्ट से होता है। जो भी हमारा मेल सेंड और रिसीव हो रहा है, ये इसी पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के, सॉरी, मेल सेंड नॉट रिसीव, ये जो सेंड का प्रोसेस है वो हमारे एसएमटीपी का, और जो रिसीव का प्रोसेस है वो हमारा कौन करता है? यस, पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ओके, टू रिसीव मेल्स, ओके। ये मेल को रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका पोर्ट नंबर कितना होता है? बताइए। नहीं पता? ठीक है। तो मेल सेंड और रिसीव करने के लिए ये टीसीपी यूडीपी है। इसमें आई मैप प्रोटोकॉल भी है, मेल को, इनकमिंग मेल को मैनेज करने के लिए। बट इनकमिंग मेल के लिए हमारा पीओपी, और आउटगोइंग मेल के लिए हमारा एसएमटीपी जैसा प्रोटोकॉल है जो इस्तेमाल होता है। तो हम लोग जब भी जीमेल वगैरह लॉगिन करते हैं, काम करते हैं, मेल सेंड करते हैं, एसएमटीपी फंक्शन होता है, मेल रिसीव करते हैं, हमारा पीओपी फंक्शन होता है, या आई मैप फंक्शन होता है, ठीक है। सेम हमारा दो और प्रोटोकॉल्स यहाँ पर हैं, जो कि है टेलनेट एंड एसएसएच। ये तो हम पूरा पढ़ेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, सीसीएनए का प्रैक्टिकल पार्ट है टेलनेट। बट टेलनेट एंड एसएसएच यूज्ड फॉर, या लाइक यूज्ड टू मैनेज रिमोट एक्सेस ऑन टर्मिनल, ओके। इनका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? रिमोट एक्सेस के लिए। जैसे आप के जो भी राउटर्स हैं, मान लिया कि कोई कंपनी में आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर काम कर रहे हो, और आपका 10 फ्लोर का पूरा सिस्टम है, पूरा नेटवर्क है, और आपकी डिवाइसेस किसी एक फ्लोर पर, पूरा सर्वर रैक है, वहाँ पर 50 राउटर हैं, 10 स्विचेज हैं, मतलब 200 स्विचेज हैं, ऐसे मल्टीपल डिवाइसेस हैं, या 10 राउटर हैं, 20 स्विचेस लगे हुए हैं, और एक सर्वर रैक के अंदर पूरा है। तो आप उन डिवाइसेस को फिजिकली भी जाकर कनेक्ट करके एक्सेस कर सकते हो और उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और आप चाहो तो उस सर्वर रैक में बिना गए किसी भी अपने नेटवर्क के लोकेशन से आप उन डिवाइसेस को रिमोट एक्सेस ले सकते हो और उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, राइट।
तो बेटर क्या होता है कि बार बार सर्वर रूम में इंटर करना और ये सब बहुत सारा इशू भी होता है, हमेशा एंट्री करना और ये सारी चीजें, एंड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो उतना वो नहीं है। तो बेटर टू गो विथ टेलनेट एंड एसएसएच। तो रिमोट एक्सेस के लिए टेलनेट और एसएसएच का इस्तेमाल किया जाता है। इवन देन मैं लिनक्स मशीन या कोई भी ऐसे टर्मिनल मशीन को भी रिमोटली एक्सेस कर सकता हूँ थ्रू थ्रू एसएसएच। ओके, राइट। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, या टेलनेट और एसएसएच दो क्यों है? तो टेलनेट हमारा सेम वर्क करता है लाइक एचटीटीपी, है ना, लाइक नॉट सिक्योर नॉट सिक्योर। प्लेन टेक्स्ट कम्युनिकेशन। इसका मैं लाइव अटैक करके ये भी हम लोग देखेंगे सिक्योरिटी में कि ये हैक कैसे हो जाता है। और एसएसएच का जो पार्ट है, एसएसएच, मान लिया कि कोई क्लाउड पर हमारा एक सर्वर है, एज्योर पर, एडब्ल्यूएस पर, कहीं पर भी है, और उसको हम एक्सेस करना चाहते हैं टेलनेट के थ्रू, तो फिर तो वो एक कंप्रोमाइज होने का चांस है ना, सर्वर हमारा हैक हो जाएगा। क्योंकि आज इंटरनेट पर हजारों लाखों बॉट्स हैं जो हमेशा ट्राई करते हैं कि डेटा हैक हो जाए, डेटा एक्सेस हो जाए, राइट, या कोई कॉम्प्रोमाइज कर ले, सॉरी कॉम्प्रोमाइज किसी का डेटा हो जाए ताकि हम उससे पैसे, या बहुत सारे, मतलब हजारों बॉट्स, लाखों बॉट्स हैं इंटरनेट पर, मेलवेयर्स हैं, वायरसेस हैं, स्पाईवेयर्स हैं, जो कि जरा से भी वल्नरेबिलिटी या फिर लूप होल्स हमारे सिस्टम, हमारे नेटवर्क, हमारे राउटर सर्वर्स के अंदर मिला नहीं कि वो एंटर कर जाएंगे और डेटा हैक कर लेंगे, है ना। तो टेलनेट के थ्रू मान लिया कि अगर हमारा एज्योर या क्लाउड पर कोई है और उसकी सिक्योरिटी हमें मेंटेन करना है, तो हम टेलनेट के थ्रू अगर एक्सेस करते हैं तो एक बहुत बड़ी गलती होती है। तो हम चाहें तो उसको सिक्योर करने के लिए वहां पर एसएसएच कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। बहुत एडवांस इंक्रिप्शन एसएसएच का प्रोवाइड होता है। ओके, हालांकि एसएसएच को भी कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। रिसेंटली जिन लोगों ने नहीं देखा है वो एसएसएच को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, मैंने एक रिसेंटली, आई थिंक सारी वीडियोस तो पॉसिबल नहीं आप लोग देख पाओ, बट मैं थोड़ा गाइड कर देता हूँ। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में एक प्रोग्राम मैंने डाला है क्या यहाँ पर कहीं? मैंने अपलोड किया है, नहीं किया है? हाँ, मैं इसका दिखाता हूँ। देखो, इसको पढ़ना नहीं है अभी आप लोगों को, ये देखो, शायद ये थोड़ा विजिबल हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक तरीके का एसएसएच का ऑथोराइज की होता है, और ये हमारे एस एस के कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर पड़ा होता है। किस नाम से? ये किसी भी नेम से पड़ा हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कैसा है, किस लेवल का है। तो इस की के अंदर आप देखो पूरा एसएसएच का एक एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम होता है पूरी तरीके से, ये देखो, ठीक है। अगर ये चीज आपके सिस्टम के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी होने की वजह से, या यूजर के अंदर कोई लूप होल होने की वजह से, यूजर की प्रिविलेज ज्यादा होने की वजह से अगर कोई आपके सिस्टम के अंदर एंटर कर लेता है, तो उसको, या आपके सिस्टम के इस पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस कर लेता है, तो वो बहुत आसानी से अपने सिस्टम से बिना क्रेडेंशियल्स या नॉर्मल एक क्रेडेंशियल से क्या कर सकता है, आपके इस की का इस्तेमाल करके वो आसानी से आपके सिस्टम के साथ एक कनेक्शन स्टेब्लिश कर सकता है और आपके सिस्टम को हैक कर सकता है। तो ये भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि HTTPS पर डेटा हैक होता ही नहीं है, हर जगह पॉसिबल है, बट चांसेस कम हो जाते हैं। हैकर अटैकर को बहुत ज़्यादा टास्क या एफर्ट करना पड़ता है ऐसे इकोसिस्टम में डेटा या किसी भी चीज़ को कंप्रोमाइज करने के लिए। उसके अंदर मैंने दिखाया हुआ है कि कैसे उस की को यूज़ करके हम उसके क्रेडेंशियल्स को देख पा रहे हैं और ये सारी चीज़ें। हालांकि एसएसएच की वगैरह भी देखने की बहुत बार ज़रूरत नहीं होती अगर हम बहुत पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये सब है। नेसस का एक पूरा प्रोग्राम मैंने डाला हुआ है, लाइक इन्वेस्टिगेशन, लाइक टारगेट इन्वेस्टिगेशन के ऊपर,
तो उसके अंदर भी वो चीज़ है। तो देखते हैं साइबर सिक्योरिटी वाले में हम क्या चीज़ तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो वो भी आपको मिलेगा। तो बेसिक हम यहाँ पर ये बताएं कि टेलनेट के थ्रू अगर हमारा डेटा सेंड और रिसीव हो रहा है ना, तो बहुत ही इनसिक्योर है। और अक्सर लोग एज्योर वगैरह पर जब क्लाउड या कोई ऐसा सर्वर या कोई ऐसी मशीन या लिनक्स की मशीन AWS कहीं पर भी कुछ लॉन्च करते हैं, तो जस्ट टेलनेट इनेबल करते हैं। इजी टू मेंटेन करना होता है और आसानी से उसको पुट्टी के थ्रू एक्सेस करके काम कर लेते हैं, बट वो कंप्रोमाइज हो सकता है। सो बेटर टू गो विद SSH। SSH क्या करता है, बहुत सारे ऐसे इंक्रिप्शन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है और डेटा को सिक्योर करता है। तो SSH क्या होता है, एक तरीके का सिक्योर है और इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है। बहुत स्ट्रांग इंक्रिप्शन होता है। अगर इंक्रिप्शन को डिकोड करने का प्रोसेस जानना हो तो हमें ये जानना पड़ता है। ये हैकर अटैकर के लिए ये भी आसान है कि अगर इंक्रिप्शन की उसको मिल जाता है तो वो डिक्रिप्ट कर सकता है। बहुत सारे ऐसे कोड होते हैं या वैल्यूज होती हैं, मतलब टूल्स होते हैं जो इंक्रिप्शन को आइडेंटिफाई करके बता देते हैं कि ये इस तरीके का इंक्रिप्शन है। और उस इंक्रिप्शन से हम बहुत आसानी से उसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जस्ट फॉर नॉलेज, अगर मैं एक यहाँ पर राउटर ले रहा हूँ और इसका कोई मैंने पासवर्ड इनेबल किया जस्ट फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन को समझाने के लिए कि बहुत इजी है। हम ये पूरा मेंटेन या ये पूरा श्योर नहीं हो सकते कि अगर मैंने इंक्रिप्शन इस्तेमाल कर लिया तो हमारा डेटा सिक्योर हो जाएगा। इंक्रिप्शन के बाद भी हमारा डेटा 110% हैक हो सकता है। इट इज पॉसिबल। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैंने मैंने पासवर्ड यहाँ पर दिया और इसको अगर कोई देख रहा है तो बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि यूजर ने पासवर्ड दिया 123। आपको लैब नहीं करना है, जस्ट समझो 123। अगर मैं इस पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर देता हूँ इंक्रिप्शन मेथड का इस्तेमाल करके, तो मैंने एक कमांड एग्जीक्यूट किया और हमारा पासवर्ड यहाँ पर आप देख सकते हो इनक्रिप्ट हो गया। पहले क्या था, 123 था, अब यहाँ पर लग रहा है ये 123 है, नहीं ना, इनक्रिप्ट हो गया। ओके। बट ये मेथड या बहुत सारा ऐसा मेथड होता है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि ये कौन सा इंक्रिप्शन है। हालांकि यहाँ पर लिख कर आ गया 7, तो मतलब कि हमारा जो 7 होता है ये MD का एक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम होता है, विच इज मैसेज डाइजेस्ट इंक्रिप्शन सिस्टम। एंड हाउ यू कैन डिक्रिप्ट दिस पर्टिकुलर इंक्रिप्शन, so you can decrypt it with the help of multiple web tools, okay, available to decrypt the MD7, okay, decoder or MD7 encryption. Okay, so this is MD7 decoder, and let me paste the encrypted key over here and let me submit, and you can see this is the password. So yes, it is possible to hack the encrypted data and it is possible to read the encrypted data. Okay, but ऐसा नहीं है कि जो सामने दिखा वही सारी वैल्यू है, कहीं ना कहीं इसको एफर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं ये कोड आपको दे दूं तो शायद आप नहीं समझ पाओगे कि ये हमारा क्या है। ये एक हेक्साडेसिमल कोड है और हेक्साडेसिमल में बहुत सारे इंक्रिप्शन आते हैं, हजारों इंक्रिप्शन हो सकते हैं। तो क्या आप उनमें से पता कर पाओगे ये MD7? मुझे पता था MD7 है तो मैंने इसको देख लिया। अब मुझे पता कैसे चला, ये भी पता करने के बहुत सारे तरीके हैं, राइट। तो बेसिकली इंक्रिप्शन के बिहाफ पर अगर हम लोग देखें तो ये 100% श्योरिटी नहीं है कि हमारा इंक्रिप्टेड डेटा क्या होता है, सिक्योर होता है। क्लियर है सभी को? यस। ओके। ऐसा बट फिर भी हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे जब भी हम राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं या फिर कोई क्लाउड पर कोई हमारा सर्वर है उसको रिमोट एक्सेस लेते हैं, तो ऑलवेज गो विथ SSH। एंड SSH की जो ऑथोराइज की होती है उस पर एक स्ट्रॉन्ग, उस फाइल पर उसके सिक्योरिटी को इनक्रिप्ट, मतलब उसके ओनरशिप को, उसके एग्जीक्यूटिबल परमिशन को, उसके लाइक यूजर ओनरशिप को, ये मेंटेन या सबसे बड़ा टारगेट होता है। तब हमारा जाकर वो पर्टिकुलर टारगेट सिक्योर होता है, राइट। ओके, सिक्योरिटी वाले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे और डिटेल में। ICMP हमारा होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। क्यों? ICMP हमारा क्या होता है? इंटरनेट इंटरनेट कंट्रोल कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल।
ये क्या होता है बेसिकली? यूज्ड फॉर टेक्स्ट मैसेज। एरर एंड डायग्नोज कंट्रोल, राइट? जो भी हमारा DIA स्पेलिंग ये सब आप देखते रहना। तो सिंपल ICMP का क्या पर्पस होता है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इसका इस्तेमाल किया जाता है एरर को चेक करने के लिए, मतलब एरर कंट्रोल करने के लिए और डायग्नोज करने के लिए। ओके। जैसे कि मान लिया मैं इस कंप्यूटर सिस्टम से इस कंप्यूटर सिस्टम पर हूँ कि नहीं, या कनेक्ट हूँ कि नहीं, अगर मुझे पता करना है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? एक ICMP मैसेज सेंड कर सकते हैं। कौन से, कैसे भेज सकते हैं? 1000। मान लिया कि मैंने 100030, तो यहाँ पर देखो एक ICMP मैसेज जाएगा। ये हमारा क्या ICMP, देखो लिखा है ICMP। तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि हमारा जो टारगेट है वो हमसे कनेक्टेड है कि नहीं। एक मैसेज सेंड करते हैं तो एग्जैक्टली ये पता कैसे चलता है? यहाँ पर हमें इस तरीके का रिप्लाई आता है। तो ICMP पैकेट भेजने से जब हमें उधर से ICMP का एक रिप्लाई मैसेज आता है TTL का इस्तेमाल करते हुए, तो मतलब हम समझ जाते हैं कि हमारा पैकेट या हमारा जो कनेक्शन है वो एरर फ्री कनेक्शन है। हमें डायग्नोज करने की जरूरत नहीं। अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है तो हमें डायग्नोज करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप लोग? ओके। तो बेसिकली ICMP को अगर हम बहुत सारे उसमें डिफाइन करना चाहें तो रिपोर्ट एरर, एरर को रिपोर्ट करना भाई, कनेक्शन है नहीं है ना। और ये पिंग कमांड का इस्तेमाल करके यूज किया जा सकता है। ट्रेस रूट का यस। इस्तेमाल करके कनेक्शन को चेक किया जा सकता है ना। क्यों, पाथ पिंग वगैरह भी इसके अंदर हो सकता है। तो बेसिकली हम एक ICMP इको मैसेज सेंड करके सामने वाले होस्ट से रिप्लाई ले सकते हैं कि भाई कनेक्शन है कि नहीं है दोनों के बीच में। इफ देर इज कनेक्शन देर इज TTL रिप्लाई, if there is no connection there is no TTL. Okay, so we can check through ICMP packet, and we can use ping, trace route, path ping, and other many types of tools to check the connection, right? Clear है? यस सर। Okay. ICMP का भी समय सर पोर्ट नंबर होता है? ICMP का स्पेसिफिक हम कोई पोर्ट नंबर डिफाइन नहीं कर सकते, है ना, कि पर्टिकुलर यही होता है। ओके। तो बहुत सर, सारी सर ऐसी मतलब ये प्रोटोकॉल। पोर्ट, जी हाँ सर, हाँ। पोर्ट नंबर का मेन मतलब क्या है? मतलब ये किसी स्विच के डिवाइस में होता है, मतलब क्या चीज है? पहले पहली बात, पहला आंसर आपको करते हैं। ICMP का कोई स्पेसिफिक पोर्ट नंबर नहीं। ICMP किस टाइप के पैकेट को कैरी कर रहा है, जैसे TCP को कर रहा है, UDP को कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग होता है। और एज पर DNS, अगर UDP की बात करें तो 53 नंबर पोर्ट होता है, राइट? DNS के अकॉर्डिंग DNS का पोर्ट नंबर 53 होता है और वो वर्क करता है। TCP हमारे HTTP के पैकेट को कैरी करता है तो वो 80 नंबर का पोर्ट इस्तेमाल करता है। तो एक एक कभी कुछ ऐसे फंक्शंस या प्रोटोकॉल्स हैं जो कि ये जब जिसके साथ कनेक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही इनको समझा जाता है। क्लियर है पहला आंसर? दूसरा, आप ये पूछ रहे हो कि यस सर। क्वेश्चन ये है कि हमारा पोर्ट नंबर करता क्या है, या पोर्ट नंबर का मतलब क्या है, पोर्ट नंबर क्या है एग्जैक्टली, ऐसा कुछ क्वेश्चन है? यस सर। कोई बताएगा इनको क्या है? कुछ समझाओ इनको थोड़ा सा। कोई बताएगा? चलो मैं बताता हूँ। सिंपल, इसका कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है, बट पोर्ट नंबर इज एन आइडेंटिकल वैल्यू टू स्पेसिफाई द स्पेसिफिक प्रोटोकॉल। ओके, कि हमारा पोर्ट नंबर क्या है कि एक आइडेंटिकल वैल्यू है आइडेंटिफाई करने के लिए, किसको? किसी प्रोटोकॉल को। जैसे मैंने आई थिंक एग्जांपल दिया था कल के सेशन में कि पोर्ट नंबर और मैक एड्रेसेस का, याद है? कि हमारा क्या होता है, पता नहीं आपके बैच में या सर्वर के बैच में किस में था, या सिक्योरिटी के बैच में हो सकता हो, मैं आपके बैच में ना बताया हूँ। तो पोर्ट नंबर बेसिकली क्या होता है कि मान लिया कि आपने कोई ऑनलाइन टिकट बुक किया रेलवे में, ठीक है?
या होटल बुक किया। ओके। अब जब होटल आपने बुक किया, मान लिया कि ऑनलाइन बुकिंग में आपने बढ़िया बढ़िया होटल को देखा और उसमें से पता चला कि एक 5 स्टार होटल है, उसमें 200 रूम अवेलेबल हैं, राइट। अब 200 रूम में से आपने, होटल कौन है, एक ही है ना, होटल हमारा XYZ है, बट आपने बुक किसको किया? पूरा होटल तो नहीं बुक कर लिया ना आपने, एक रूम बुक किया रूम जिसमें हो किया। सकता हो रूम नंबर किया 10, है ना। जी। तो यस आप सर। जब उस होटल पर पहुंचोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे रूम नंबर 10 में जाना है, 11 में नहीं जाना है? नहीं तो पिटाई होगी। कैसे पता चलेगा? रूम नंबर से। रूम नंबर से, और आपके इसके पास उसका एक आइडेंटिकल वैल्यू है ना, मतलब आपके पास उसका एक टोकन है। क्लियर? जी। तो जब कोई होस्ट, मान लिया कि कोई डेटा सेंड करता है किसी सर्वर को, तो उस सर्वर पर बहुत सारे पोर्ट, हजारों पोर्ट ओपन हो सकते हो, है ना। पोर्ट नंबर 80 हो, पोर्ट नंबर 443 हो, पोर्ट नंबर 20 हो, 21 हो, बहुत सारे पोर्ट नंबर है। तो आप उस सर्वर को, जब आपका डेटा जब आपके कंप्यूटर से उस सर्वर पर पहुंचता है, तो उस सर्वर को कैसे पता चलेगा कि इसको सर्विस कहाँ से देनी है? होटल वाले को कैसे पता चलेगा कि रूम नंबर 10 में इसको छोड़ना है इस कस्टमर को? वहाँ के स्टाफ को कैसे पता चलेगा? वो बोलेगा ना, सर कोई टोकन, कोई बुकिंग स्लिप या कुछ ऐसा है जिससे मुझे पता चले कि आपको लेकर कहाँ जाना है। समझ रहे हो आप? जी। तो जब हमारे सर्वर पर, गूगल सर्वर हो, यूट्यूब सर्वर हो, कहीं पर भी, है ना, तो वो पता कैसे चलेगा कि ये अपलोड करने के लिए मैसेज आ रहा है, डाउनलोड करने के लिए पोर्ट ओपन करना है, क्या करना है एग्जैक्टली इसको? समझ रहे हो आप? जी। तो हमारा सर्वर फिर उस पोर्ट, मतलब उस पोर्ट नंबर से आइडेंटिफाई करता है कि ये पोर्ट नंबर हमारा मेल, इनकमिंग मेल का है, तो या सेंड करने के लिए तो पोर्ट नंबर हमें सेंड करना है तो SMTP पोर्ट नंबर 25 इस्तेमाल करना है। कोई वेब ब्राउजिंग है, वो भी HTTPS की रिक्वेस्ट है, तो पोर्ट नंबर 443 एक्सेस करा देना है ना। अब मान लिया कि मैं www.google.com खोल रहा हूँ और वो SMTP का पोर्ट एक्सेस करवा दे, तो हमें डेटा क्या मिलेगा? एरर आ जाएगी ना। यस सर। तो एग्जैक्टली एक तरीके का ऐसा बोलेंगे कि एक वैल्यू है, डेस्टिनेशन आइडेंटिकल पे वैल्यू। पहुंचने के लिए होता है। हाँ, डेस्टिनेशन, एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट सर्विस। डेस्टिनेशन तक तो कुछ पहुंचने के लिए एड्रेसेस होते हैं, बट उस डेस्टिनेशन के अंदर एक्सेस क्या करना है ना, उसके लिए कौन सी होता है। सर्विस, कौन सी प्रोटोकॉल्स एक्सेस करनी है, जी। उसके लिए होता है। तो ये एक टोकन वैल्यू होता है। जैसे डेस्टिनेशन, अब मान लिया कि आपने मूवी टिकट बुक कर लिया या रेस्टोरेंट बुक कर लिया, तो आप उस टोकन से वहां तक नहीं पहुंचते, उसके एड्रेस से पहुंचते हो। तो एड्रेस से तो आप यस सर। सर्वर तक आ गए, बट सर्वर को जब आप बताओगे तो वो देखेगा कि भाई अच्छा, तुमको एक्सेस करना है पोर्ट नंबर 80, तो यानी कि तुम्हारा वेब सर्विस एक्सेस करना चाहते हो, तो वो वेब सर्विस के पोर्ट पर, मतलब उस पर रिडायरेक्ट करेगा और आपको वहां से, वहां के अकॉर्डिंग आपको डेटा मिलेगा। समझ रहे हो आप? यस सर। यही सारी चीजें ऐसे हैं। बहुत ज़्यादा समय हो गया, कल बात करेंगे आगे। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। कल वाली एक जो थैंक यू मिनट, वो सर। एक जी मिनट, एक मिनट सभी लोग, 2 मिनट लगेगा, ये नोट्स आज का ले लो। सर।